नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लास में आपके बहुत से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर आपके क्लास में मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आपको चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर 3 मैट्रिक्स के 5th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको मैट्रिक्स एडिशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जो कि लास्ट लेक्चर में रह गई थी, और साथ ही साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट के लेक्चर के अंदर आपको मैंने मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज दिखाई थी, जिनमें मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी दिखाई थी। पहली तो मैंने लिखाई थी कि मैट्रिक्स का योग किसका पालन करता है, क्रमविलोमी गुणधर्म का। सेकंड लिखाई थी मैंने मैट्रिक्स योग सातवें गुणधर्म का पालन करता है। तीसरी मैंने लिखाई थी कि मैट्रिक्स योग के अंदर प्रत्येक मैट्रिक्स का योग के सापेक्ष क्या विद्यमान होता है, विद्यमान होता है, जो कि क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होती है। और चौथी मैंने लिखाई थी कि प्रत्येक n क्रॉस n की मैट्रिक्स के लिए योग संक्रिया के सापेक्ष उसका प्रतिलोम अवयव -a विद्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपकी पांचवी प्रॉपर्टी रह गई थी कैंसिलेशन लॉ या निरसन नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ के अंदर आपने कोई भी तीन मैट्रिक्स ली थी, आपने कोई भी तीन मैट्रिक्स ली है, a बराबर aij n क्रॉस n, b बराबर bij m क्रॉस n और c बराबर cij n क्रॉस n। इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, सेम है, मतलब m क्रॉस n। ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, आप क्या कर सकते हैं, इनका एडिशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स का एडिशन कभी किया जा सकता है जब उन दो मतलब किन्हीं दो मैट्रिक्स का एडिशन जब कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का क्रम क्या हो, समान हो। यहाँ पे तो तीनों मैट्रिक्स का क्रम क्या है, समान, मतलब तीनों मैट्रिक्स आप योग कर सकते हो, तीनों मैट्रिक्स का आप योग कर सकते हो। अब देखिए यदि दो मैट्रिक्स a प्लस b और a प्लस c इस प्रकार से हो कि a प्लस b किसके बराबर हो, a प्लस c के बराबर हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि b किसके बराबर हो, मैट्रिक्स b बराबर होगा c के। यदि a प्लस b a प्लस c के बराबर है तो b बराबर किसके होगा, c के होगा। या फिर यदि b प्लस a मैट्रिक्स b प्लस a मैट्रिक्स c प्लस a के बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि मैट्रिक्स b किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। जहाँ पे ये जो है ये लो तो कहलाता है आपका वाम लेफ्ट कैंसिलेशन लो या वाम निरसन नियम। ठीक है, ये कौन सा निरसन नियम कहलाता है, ये कहलाता है वाम निरसन नियम, जो कि ये कहलाता है आपका दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, ये कौन सा कहलाता है, दक्षिण निरसन नियम कहलाता है। आपने कोई भी तीन मैट्रिक्स ली a b c, इनका ऑर्डर क्या है, समान है, और इनका ऑर्डर समान है, क्या होगी, योग के लिए कौन होगी। यदि इस प्रकार से विद्यमान हो कि a प्लस b किसके बराबर हो, a प्लस c के बराबर हो, तो b किसके बराबर हो, c के बराबर होगा। और सेकंड है कि b प्लस a c प्लस a के बराबर हो तो b किसके बराबर हो, c के बराबर हो। जहाँ पर ये दोनों कहलाता है वाम निरसन नियम और ये वाला कहलाता है दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, ये कहलाता है वाम निरसन नियम और दक्षिण, और ये कहलाता है दक्षिण निरसन नियम। मतलब मैट्रिक्स का जो योग होता है वो किसका पालन करता है, निरसन नियम का पालन करता है, वाम निरसन नियम का भी पालन करता है और दक्षिण निरसन नियम का भी पालन करता है। मतलब आपको कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इस प्रकार से दी गई है ना, तो आप डायरेक्टली बोल देना कि b किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। या फिर दो मैट्रिक्स इस प्रकार से अगर आपको दी गई है तो आप अगर दो मैट्रिक्स इस प्रकार से दी गई तो आप कह सकते हो कि b किसके बराबर होगा, c के बराबर। मतलब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख देना कि b प्लस a c प्लस a के बराबर दिया गया है तो b किसके बराबर होगा, c के बराबर। ये तो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये राइट कैंसिलेशन लॉ, मतलब वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, तो देखिए निरसन नियम के अंदर माना a b और c कोई तीन अवयव है। ठीक है, माना a बराबर aij m क्रॉस n, b बराबर bij m क्रॉस n तथा c बराबर cij m क्रॉस n कोई तीन अवयव है। ठीक है, कोई तीन अवयव है। ठीक है, क्या है, कोई तीन अवयव है। तब अवयव का योग किसका पालन करता है, तब अवयव का योग निरसन नियम का पालन करता है। ठीक है, निरसन नियम का पालन करता है। ठीक है, इसका पालन करता है, निरसन नियम का पालन करता है। अर्थात फर्स्ट कि a प्लस b किसके बराबर है, a प्लस b
सी के बराबर है, ठीक है। और b प्लस ए किसके बराबर है, c प्लस ए के, तो आप कह सकते हो कि b किसके बराबर है, c के बराबर है। जहाँ पे ये तो कहलाता है आपका वाम निरसन नियम, ठीक है, और ये कहलाता है आपका दक्षिण निरसन नियम, ठीक है। ये क्या कहलाता है, दक्षिण निरसन नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है आपके मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी 5 प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ मैट्रिक्स एडिशन की जितनी प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होती है। अब सेकंड है आपके में आव्यूह गुणन गुणधर्म, ठीक है। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, जो कि क्या है, आव्यूह गुणन गुणधर्म, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो देखिए। देखो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इनकी क्रम विनिमेयता, ठीक है, क्रम विनिमेयता। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि आपने कोई भी दो मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी क्रम विनिमेय रूल का पालन नहीं करता। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दी गई है ए और बी, तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमेय रूल का पालन नहीं करता। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ मैट्रिक्स ऐसे विद्यमान हैं जिनके लिए ए और बी क्या हो, बराबर हो। जैसे मान के चलो कि आपने एक मैट्रिक्स मान लिया 1 0 0 0 और एक मैट्रिक्स मान लिया आपने 0 1 0 0, ठीक है। ये तो हो गई ए और ये हो गई बी, ठीक है। ए बी क्या करोगे, ए बी तो आ रहा है आपके पास ये नहीं कोई और मैट्रिक्स मिलेगी जो वो बताता हूँ शायद मिल जाएंगे आपको, या तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट लेक्चर में, या जो भी है इस लेक्चर क्लास में आपको बता दूंगा। ऐसे कई सारे मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन सेम आ सकता है, ठीक है। मतलब आप कोई भी दो मैट्रिक्स लो तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ए बी और बी जरूरी दोनों मैट्रिक्स बराबर। कुछ ही केसेस में ये क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। कुछ ही केसेस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसका पालन नहीं करता, क्रम विनिमेय रूल का पालन नहीं करता, ठीक है। देखिए आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय, आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन करें, क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन करें, यह आवश्यक नहीं, ठीक है। क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन करें, यह आवश्यक नहीं, मतलब कुछ केसेस में कर भी सकता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। अर्थात ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अर्थात ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, किन्हीं दो भी जो आव्यूह ए व बी के लिए, किन्हीं भी दो आव्यूह ए व बी के लिए, ठीक है। किन्हीं भी दो आव्यूह ए व बी के लिए, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद आती है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी साहचर्यता, ठीक है। सेकंड आती है साहचर्यता, मतलब एसोसिएटिविटी, ठीक है। सेकंड आती है आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखिए, आपने तीन मैट्रिक्स लिए हैं ए बी और सी, ठीक है। आपने कोई भी तीन मैट्रिक्स लिए हैं और तीनों के तीनों मैट्रिक्स कैसे हैं, गुणन के लिए अनुकूल है, ठीक है। तीनों के तीनों मैट्रिक्स क्या है, गुणन के लिए अनुकूल है, तथा मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी सी क्या है, दोनों के दोनों एवरेज है, ठीक है। मतलब आपने ए बी सी इस प्रकार से ऐसे मैट्रिक्स लिए हैं कि मतलब उनका ऑर्डर इस प्रकार का है कि जब ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो आपको ए बी एग्जिस्ट मिलेगा होगा, और जब आप बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स बी से भी एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अगर तीनों के तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो किसका पालन करता है, वो आपके सातवें गुणनफल का पालन करता है। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सहचारी होता है या फिर सातवें गुणनफल का पालन करता है। लेकिन कब करेगा, जब ये मैट्रिक्स ए बी सी गुणन के लिए अनुकूल हो और साथ ही साथ मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी सी दोनों क्या हो, एग्जिस्ट हो। ठीक है, मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी सी दोनों क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए करो आपने ले लिया ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, बी बराबर आपने ले लिया बी आई जे एन क्रॉस पी और सी बराबर आपने ले लिया सी आई जे पी क्रॉस पी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तीनों मैट्रिक्स इस प्रकार से हैं कि ये गुणन के लिए क्या है, अनुकूल है। ठीक है, और देखो यहाँ पे a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, हो सकता है क्योंकि a का b के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पे a के कितने स्तंभ है n, b की कितनी पंक्तियां हैं n, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी a b वो क्या होगी, वो होगी a i j into b i j, सॉरी वो होगी अल्फा i j n क्रॉस p। ठीक है, तो नई मैट्रिक्स आएगी a b, इसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस p, जिसमें अवयव होंगे अल्फा i j होंगे। और इसी प्रकार जो नई मैट्रिक्स आएगी b और c को मल्टीप्लाई करो तो उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस q, जिसमें अवयव होंगे बीटा i j होंगे। ठीक है, इसमें अवयव होंगे बीटा i j होंगे। अब इस मैट्रिक्स को आप c से मल्टीप्लाई करो, ab को c से, तो ab को c से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी गामा आई जे एन क्रॉस पी इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, इसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस क्यू ऑर्डर क्या है। इसी प्रकार इस बी बीसी मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी कितनी ऑर्डर क्या आएगी, एन क्रॉस क्यू ऑर्डर क्या आएगी, ये भी बराबर आएगी। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सहचारी होता है। सहचारी का मतलब है कि a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सहचारी होता है। कब होता है, जब ये गुणन के लिए अनुकूल हो और साथ ही साथ मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी सी एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव। ठीक है, तो देखिए ये माना a बराबर या फिर ये माना a, b तथा c कोई तीन अवयव है, कोई तीन अवयव है जो गुणन के लिए अनुकूल है, जो गुणन के लिए अनुकूल है तथा जो गुणन के लिए अनुकूल है तथा अवयव ए बी व बी सी तथा अवयव ए बी व बी सी विद्यमान है। ठीक है, तथा अवयव ए सी व बी सी विद्यमान है। तब अवयव गुणनफल, तब अवयव का गुणनफल साहचर्य गुणनफल का पालन करता है। ठीक है, अवयव गुणनफल साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, इसका पालन करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। अर्थात ए बी सी बराबर ए बी सी। ठीक है, अर्थात ए बी सी बराबर ए बी सी। ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, या साथ गुणनफल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, गुणन के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी दी होगी बी, थर्ड लिखिए आप, नेक्स्ट है सी। ठीक है, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, देखिए क्या होगा, आपने एक मैट्रिक्स ली ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, एक मैट्रिक्स ली आपने ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, जिसमें कितने पंक्ति एन पंक्ति और एन स्तंभ है। ठीक है, तो देखिए इस मैट्रिक्स को मैं किस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए के लिए मुझे एक मैट्रिक्स ऐसे मिली आई
इसका ऑर्डर कितना था n, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया मैट्रिक्स ए के बराबर। ठीक है, मैंने इसमें एक मैट्रिक्स की ए बराबर ए जिसमें m कंप्यूटर n इस सम है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स ए को दाईं ओर से किससे मल्टीप्लाई करा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मुझे दाईं ओर से मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए कि जितने से स्तंभ है उतनी उसके अंदर क्या होती है, पंक्ति होती है। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या भी क्या होती है, स्तंभों के बराबर होती है। तो जितने इसके अंदर स्तंभ है उतनी इसके अंदर पंक्ति होती है, इसके अंदर जितने पंक्ति होती है इसके अंदर इस स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एक एड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। और इसी प्रकार इस मैट्रिक्स को मैं इस ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे ए मिल जाए तो मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो मुझे उस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा कि जो के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने स्तंभ है उतने इसके अंदर कितनी पंक्ति होगी चाहिए। तो इसके अंदर कितनी पंक्ति है, इसके अंदर टोटल पंक्ति है n। ठीक है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए दो मैट्रिक्स है, एक तो im और एक तो m ऑर्डर की और एक n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस प्रकार से विद्यमान होती हैं कि im into a बराबर a बराबर a into im। ठीक है, जहाँ im और im क्या है, ऑर्डर m और ऑर्डर n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं ये तो इसके अंदर आप यही कह सकते हो कि प्रत्येक m क्रॉस n की मैट्रिक्स के लिए, प्रत्येक m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हमेशा दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर m और ऑर्डर n इस प्रकार से एग्जिस्ट होंगी कि a im बराबर a बराबर im। ठीक है, तो देखिए माना a बराबर a im n क्रॉस n कोई आव्यूह है। ठीक है, माना a बराबर a im n क्रॉस n कोई आव्यूह है, तब आव्यूह a के लिए, तब आव्यूह a के लिए दो आव्यूह, तब आव्यूह a के लिए दो तत्समक आव्यूह, दो तत्समक आव्यूह कोटि m व n के इस प्रकार विद्यमान होंगे, कोटि m व n के इस प्रकार विद्यमान होंगे के a इंटू आई एम बराबर आई एम इंटू ए। ठीक है, a इंटू आई एम बराबर a इंटू आई एम इंटू ए, जहाँ आई एम व आई एम क्या है, जहाँ आई एम व आई एम कोटि m व n के तत्समक आव्यूह है, कोटि m व n के तत्समक आव्यूह है। ठीक है, कोटि m व n के क्या है, तत्समक आव्यूह है। ठीक है, ये कंप्लीट होता हुआ आपका तत्समक आव्यूह का अस्तित्व। अब उसके पश्चात आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है बंटन नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, बंटन नियम। और देखिए बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आता है बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने कोई भी तीन मैट्रिक्स ली ए बी और सी। ठीक है, तीनों की तीनों क्या है, योग के लिए अनुकूल है, तीनों की तीनों योग के लिए अनुकूल है और गुणन के लिए क्या है, अनुकूल है। ठीक है, तीनों की तीनों मैट्रिक्स योग और गुणन के लिए अनुकूल है, तो a डॉट b प्लस c किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a डॉट b प्लस a डॉट c के। ठीक है, और b प्लस c डॉट a किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा b डॉट a प्लस c डॉट a के। ठीक है, अगर आपको तीन मैट्रिक्स दी a b c, अगर ये तीनों मैट्रिक्स योग के लिए अनुकूल हो और गुणन के लिए अनुकूल हो तो a डॉट b प्लस c किसके बराबर होता है, ये होता है a डॉट b प्लस a डॉट c के, जबकि b प्लस c डॉट a किसके बराबर होगा, ये होगा b डॉट a प्लस c डॉट a के बराबर। ठीक है, तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसका पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन योग पर बंटन नियम का पालन करता है। तो देखिए माना a, b तथा c कोई तीन आव्यूह है, कोई तीन आव्यूह है जो
योग व गुणन के लिए क्या है, जो योग व गुणन के लिए अनुकूल है। ठीक है, जो योग व गुणन के लिए क्या है, अनुकूल है। तब आव्यूह गुणनफल, तब आव्यूह गुणनफल, या फिर आप कह सकते हो तब योगफल आव्यूह गुणनफल, तब योगफल आव्यूह गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है। ठीक है, तब योगफल आव्यूह गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है। ठीक है, किसका पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है। अर्थात a डॉट b प्लस c बराबर a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है, और b प्लस c डॉट a बराबर b डॉट a प्लस c डॉट a। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कंप्लीट होता होगा। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट है आपका थर्ड है आव्यूह अदिश गुणन। ठीक है, थर्ड है आपका, दो तो हो गए, एक तो आपके आव्यूह योग गुणधर्म और सेकंड हो गया आपका आव्यूह गुणन गुणधर्म। अब है आपका थर्ड नंबर आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। ठीक है, थर्ड है आपका आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। ठीक है, आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब आव्यूह अदिश गुणनफल। ठीक है, इसके अंदर करना क्या है, आपको उन प्रॉपर्टीज को लिखना है जो कि आपको कहाँ काम आने वाली है, जो कि आपको काम आने वाली है आव्यूह अदिश गुणन के काम में आने। ठीक है, मतलब जब भी आप आव्यूह अदिश से गुणा करते हो तो उन आव्यूह अदिश गुणनफल किन किन प्रॉपर्टीज का पालन करता है वो सब आपको यह करना है। ठीक है, आव्यूह अदिश गुणन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी आव्यूह को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव क्या होता है, इस आव्यूह लैम्डा a का प्रत्येक अवयव आव्यूह a के प्रत्येक अवयव का हो जाता है लैम्डा गुना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इस आव्यूह a के प्रत्येक अवयव का लैम्डा गुना हो जाता है। ठीक है, मतलब लैम्डा a किसके बराबर होता है, लैम्डा a i n प्लस n के बराबर होता है। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, आव्यूह अदिश गुणनफल इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो लिखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपने कोई भी स्केलर लिया। ठीक है, आपने कोई भी स्केलर लिया और उस स्केलर को आपने क्या किया, उस स्केलर को आपने दो मैट्रिक्स के एडिशन से मल्टीप्लाई किया। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये स्केलर इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये स्केलर इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगली बार आपने क्या किया, अगली बार आपने दो स्केलर लिए k और l और उनको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो किन्हीं भी दो स्केलर के सम का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी दो स्केलर के सम का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, उन दोनों स्केलर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सम के बराबर होता है। मतलब k प्लस l इंटू a किसके बराबर होता है, k इंटू a प्लस l इंटू a। नेक्स्ट आता है c, आपने दो स्केलर लिए k और l। ठीक है, और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स a से, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मैट्रिक्स l a के k गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप मैट्रिक्स से a को पहले l से मल्टीप्लाई करो फिर k से मल्टीप्लाई करो तो वो किसके बराबर होता है, आप उस मैट्रिक्स को k l से मल्टीप्लाई करते हो वो उसके बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन मैट्रिक्स -1 इंटू a किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -a के, और ये किसके बराबर होता है, a इंटू -a के भी
बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपके अवयव अदिश गुणन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट है आपका कौन सा, नेक्स्ट है आपका गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये तो कंप्लीट हो गई सारी। अब नई डेफिनेशन है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट डेफिनेशन है वो है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। ठीक है, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। ठीक है, या इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ली ए और बी। ठीक है, आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ली ए और बी। ठीक है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, ए और बी। दोनों मैट्रिक्स ए और बी क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, एक दूसरे की गुणन प्रतिलोमी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, एक दूसरे की गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाती है। ठीक है, अगर किन्हीं भी आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ली ए और बी, अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया है तो वो दोनों मैट्रिक्स कहलाते हैं एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। जहाँ पे एक तो गुणन प्रतिलोम आव्यूह है बी का और बी गुणन प्रतिलोम आव्यूह है ए का। ठीक है, ए तो गुणन प्रतिलोम आव्यूह है सभी का और बी गुणन प्रतिलोम आव्यूह है ए का। ठीक है, तो ये आपके गुणन प्रतिलोम आव्यूह की डेफिनेशन हो गई कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, ये दोनों मैट्रिक्स कहलाती हैं एक दूसरे की गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, देखिए माना ए तथा बी कोई दो आव्यूह है। ठीक है, माना ए तथा बी कोई दो आव्यूह है, कोई दो आव्यूह है। यदि आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल, यदि आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल एक तत्समक आव्यूह हो, एक तत्समक आव्यूह हो, एक तत्समक आव्यूह हो, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक तत्समक आव्यूह हो, अर्थात ए बी बराबर आई, अर्थात ए बी बराबर आई, तब यदि आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल एक तत्समक आव्यूह हो अर्थात ए बी बराबर आई, तब आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम आव्यूह कहलाते हैं। एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं, एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह डेफिनेशन या इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके शून्य के भाजक। नेक्स्ट टू डेफिनेशन है वो है आपकी शून्य के भाजक या फिर डिवीजर ऑफ जीरो। ठीक है, या फिर डिवीजर्स ऑफ जीरो। ठीक है, या फिर डिवीजर्स ऑफ जीरो। ठीक है, देखिए आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ली ए और बी। ठीक है, आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ली ए और बी और इन दोनों के दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स हैं गुणन के लिए क्या है, अनुकूल है। दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है, गुणन के लिए अनुकूल है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी सॉरी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आता है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ये मैट्रिक्स ए और बी क्या कहलाएंगे, ए और बी शून्य के भाजक कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी के दोनों मैट्रिक्स ए और बी शून्य के भाजक कहलाएंगे। जहाँ पे ए तो कहलाएगा वाम शून्य भाजक। ठीक है,
ए तो कहलाएगा आपका वाम शून्य भाजक और बी कहलाएगा आपका दक्षिण शून्य भाजक। ठीक है, ए क्या कहलाएगा दक्षिण शून्य भाजक। मतलब किन्हीं भी दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है, शून्य के भाजक कहलाती है, जीरो डिवीजन ऑफ जीरो कहलाती है। जहाँ पे ए तो कहलाती है वाम शून्य भाजक या लेफ्ट जीरो डिवीजन और ये बी कहलाती है दक्षिण शून्य भाजक या राइट जीरो डिवीजन। ठीक है, तो ये आपके शून्य के भाजक की डेफिनेशन हो गई। ये हो गया आपका इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ जीरो। ठीक है, इसके अंदर तो होता क्या है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर क्या होता है जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है डेफिनेशन में, ज्यादा नहीं है। देखिए माना ए तथा बी कोई दो आव्यूह है। ठीक है, माना ए तथा बी कोई दो आव्यूह है, अर्थात सॉरी माना ए तथा बी कोई दो आव्यूह है तथा ये गुणन के लिए अनुकूल है, तथा ये गुणन के लिए अनुकूलनीय है। ठीक है, तथा ये गुणन के लिए अनुकूलनीय है यदि 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 आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल, यदि आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल शून्य आव्यूह, यदि आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल शून्य आव्यूह हो, यदि आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल शून्य आव्यूह हो, अर्थात ए बी बराबर जीरो मैट्रिक्स, तब आव्यूह ए तथा बी, तब आव्यूह ए तथा बी क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। जहां ए वाम शून्य भाजक, जहां ए वाम शून्य भाजक तथा बी दक्षिण शून्य भाजक कहलाता है। ठीक है, दक्षिण शून्य भाजक कहलाता है। ठीक है, दक्षिण शून्य भाजक कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, आपने मैट्रिक्स ले ली ए बराबर 1 0 0, ठीक है, और बी बराबर ले लिया आपने 0 1 0 0। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन का जब आप करते हो तो ए बी का मान क्या आ रहा है, ए बी का मान आ रहा है 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी का मान क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। जहाँ पे ए क्या है, जहाँ पे ए वाम शून्य भाजक है और बी क्या है, दक्षिण शून्य भाजक है, और ये क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक कहलाएंगे। ए और बी क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक कहलाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 आपका ये पे कंप्लीट होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक डेफिनेशन और करवाएंगे और आपका कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होगा। धन्यवाद।